हाय गाइस, दिस इज़ अक्षय एंड जो आज का टॉपिक है वो है अरेस्ट। और अरेस्ट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अरेस्ट के प्रोविजंस आपको मिल सकते हैं सीआरपीसी क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अरेस्ट से। अरेस्ट एक शब्द जो है ये फ्रेंच वर्ड, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एरेटर विच मीन्स टू स्टॉप एंड स्टे। बेसिक इन ऑर्डिनरी सेंस अगर हम इसका मतलब जानें तो इसका मतलब होता है कि किसी को पकड़ना, किसी को रोकना, किसी को वंचित करना। मीन्स एप्रीहेंशन और रेस्ट्रेन और deprivations ऑफ one's पर्सनल लिबर्टी, बट इट शुड बी लीगली। इट शुड नॉट बी दैट हम किसी को भी जाकर हम पकड़ लें या किसी को भी जाकर हम रोक लें, किसी को भी हम यहाँ पर डिप्राइव कर लें, ऐसा नहीं है। इट शुड बी लीगली। कब हमें किसी को एप्रीहेंड करना है, रेस्ट्रेन करना है, डिप्राइव करना है। सो व्हेन इट इज यूज्ड इन अ लीगल सेंस इन द प्रोसीजर connected with a criminal offense, an arrest consists in the taking into custody of another person under the authority empowered by law। मतलब ये कि जब हम इसको लीगल सेंस में अरेस्ट की बात करते हैं तो उस केस के अंदर जब भी हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस पर्सन की कस्टडी को किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं जो खुद एक अथॉरिटी है एम्पावर्ड बाय लॉ। तो अरेस्ट की जो प्रोविजंस हैं वो हमें मिलते हैं सेक्शन 41 टू सेक्शन 60 सीआरपीसी के। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 41 विच प्रोवाइड्स दैट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एन एक्यूज्ड विदाउट द वारंट। इज अ सिंपल सेक्शन जिसके अंदर हमें यह बताया जाता है कि यस, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। और हम सेक्शन 41 को पढ़ सकते हैं सेक्शन आपके 155 से, जिसके अंदर बेसिकली जो प्रोहिबिट करता है किसको, पुलिस ऑफिसर को, कि वो इन्वेस्टिगेटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 155 में बेसिकली क्या होता है कि हमें वारंट की ज़रूरत होती है और हम बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली सेक्शन 41 जो है वो आपके 155 का उल्टा है, जिसमें 155 में आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट सेक्शन 41 ये कहता है कि यस, पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि यस वो अरेस्ट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब सेक्शन डी की, जिसके अंदर बेसिकली प्रिवेंट किया जाता है किसी भी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए। बेसिकली इट प्रिवेंट्स द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट इन अ केस ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। एंड एक केस है जिसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगा, दैट इज श्यामलाल वर्सेस अजीत सिंह 1981, in which it is held that person who is alleged to have been in possession of illicit arms once upon a time can neither be presently an accused nor suspect। तो बेसिकली जो एक व्यक्ति किसी स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजेशन में रहा हो तो उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर प्रिवेंट करती है अरेस्ट को। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है ये, कुछ में कुछ ज़्यादा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें आप ज़्यादा इसमें अपना ध्यान लगाएं, बड़ा टिपिकल टू द पॉइंट है और इसमें डायरेक्ट लैंग्वेज इज इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट अरेस्ट मीन्स। नॉट टेकिंग कमिंग टू द सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब सेक्शन बी, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि यदि कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो हमारे पास, आई मीन पुलिस ऑफिसर्स के पास, या कोई रीजनेबल सस्पिशन हो, तो उस केस के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है। और उस केस में वारंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उस समय जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है पुलिस ऑफिसर्स के पास दैट इज इक्वल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वारंट एट दैट टाइम। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब सेक्शन बी। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं अरेस्ट की, अरेस्ट का जो स्कोप है ये एग्जॉस्टिव नहीं है और इसमें बड़े सारे अदर भी एक्ट्स हैं जो गवर्न करते हैं किसको, अरेस्ट को, जैसे कि आर्म्स एक्ट हो गया, एक्सप्लोसिव एक्ट्स हो गया, विच कॉन्फर्स सच पावर ऑन पुलिस ऑफिसर्स। और पुलिस ऑफिसर वर्ड अपने आप में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है अपने इस कोड में। अपार्ट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो अरेस्ट करने की पावर सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के पास ही नहीं
मजिस्ट्रेट के पास भी और एक आम आदमी के पास भी है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सेक्शन 41 ए की, जिसके अंदर ये कहा गया है कि आपको नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर देना होता है। मतलब वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कई बार क्या होता है कि अरेस्ट करना इज नॉट नेसेसरी, तो उस केसेस में क्या होता है कि अरेस्ट करने की बजाय पुलिस ऑफिसर एक नोटिस इशू कर देती है उस व्यक्ति को कि आपको इस डेट को अपीयर होना है, और इफ ही फेल्स तब अरेस्ट किया जा सकता है। सो सेक्शन 41A इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसके अंदर क्लियरली कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमें हर व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो जिसके अरेस्ट किए बिना भी हमें काम किया जा सकता है, उस केस में नोटिस भेज दिया जाता है, और जब आपको अपीयर होना आपको बता दीजिएगा कि हाँ जी आपको यहाँ अपीयर होना है, दैट्स इट। द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 41 clause B, section 41B, which describes about the procedure of arrest। and इस सेक्शन को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट केस है जो आपको किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाएं आपको वो केस दिखाई दे सकता है। द केस नेम इज DK Basu वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997, and this case is an important case because in this case Supreme Court laid down some guidelines carrying out the arrest. So there are various guidelines. The first one is that the police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear accurate and clear identification and name tags with their designation, and all particulars must be recorded in register. सो इन शॉर्ट, जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आ रहा होगा वो व्यक्ति, वो पुलिस ऑफिसर उस समय एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन अपने पास लगा के रखेगा नेम टैग का, जिसके अंदर क्लियरली दिखाया जाएगा कि हाँ जी इसका ये नाम है, ये इसकी डेजिग्नेशन है, और वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स को रिकॉर्ड करेगा रजिस्टर के अंदर। The next is that police officer carrying out the arrest shall prepare a memo of arrest at the time of arrest, and such memo shall be attested by at least one witness, either family members or the neighbors of arrestee, and that memo will be countersigned by the arrestee and shall contain date and time. So basically उस समय एक arrest memo तैयार किया जाएगा और उस memo को कम से कम एक विटनेस साइन ज़रूर करेगा, और वो विटनेस या तो फैमिली मेंबर हो सकता है या फिर नेबर हो सकता है किसका, अरेस्टी का, और उस मेमो पे अरेस्टी अपना साइन करेगा और उसके ऊपर डेट और टाइम भी लिखा रहेगा। द नेक्स्ट इज एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू हैव वन फ्रेंड और रिलेटिव और अनदर पर्सन नोन टू हिम बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज पॉसिबल and that he has been arrested and is being detained at particular place। मतलब कि जैसे ही अगर कोई एक्यूज अरेस्ट किया जाता है, किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने किसी एक दोस्त को या फिर किसी रिलेटिव को या फिर किसी अदर व्यक्ति को जिसको वो जानता है उसको ये इन्फॉर्म कर सकता है कि यस मैं यहाँ पर अरेस्ट हुआ हूँ और मैं इस जगह पर डिटेन्ड हूँ। Okay, so the next is the person arrested must be informed about his right and as soon as he put under arrest। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है पर एक इंडिविजुअल का जो अरेस्ट हो रहा है कि उसको जब उसको अरेस्ट कर दिया जाए उसको उसके राइट्स के बारे में बताना। पुलिस ऑफिसर का भी राइट है कि भाई ये जो तेरा अरेस्ट हुआ है ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, आपको इस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है, तो एक्यूज उस व्यक्ति को बताना पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि हाँ जी आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, किस ग्राउंड्स पे किया जा रहा है, और आपका जो ये अरेस्ट है ये बेलेबल है या नहीं, ये भी बताना राइट है। The next is that the entry must be made in the police diary which also include the name of person who is informed about the arrest। तो बेसिकली एक पुलिस डायरी के अंदर उसकी एंट्री होनी ज़रूरी है, और यदि उस एक्यूज को, उस व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को पकड़ने में किसी ने हेल्प करी है, उसकी इंफॉर्मेशन किसी और व्यक्ति ने दी है, तो उसके बारे में भी लिखा जाएगा उस डायरी के अंदर। The next is arrestee should be subjected to medical examination every 48 hours during his detention in custody by the trained doctor। इसका मतलब ये है कि जब किसी
व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, मीन्स जो अरेस्टी होता है उसका हर 48 घंटे के अंदर एक मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है ड्यूरिंग द डिटेंशन इन द कस्टडी, और उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं, एक ट्रेन डॉक्टर करता है। द नेक्स्ट इज दैट द कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी सेंड टू द इलाका मजिस्ट्रेट फॉर द रिकॉर्ड। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मेमो ऑफ अरेस्ट, उसके एनी डॉक्यूमेंट जो भी पुलिस ऑफिसर्स को मिले हैं वो सारा का सारा किसको भेजा जाता है, इलाका मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। द नेक्स्ट इज द अरेस्टी इज अलाउड टू मीट हिज लॉयर्स ड्यूरिंग इंटेरोगेशन नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर अरेस्टी के पास ये राइट होता है कि जब इंटेरोगेशन चलना होता है, शुरू होने वाला होता है इंटेरोगेशन से पहले, यस उसको लॉयर से मिलने का राइट है। जो उसका अपना पसंदीदा लॉयर है वो उससे मिल सकता है, पर थ्रू आउट द इंटेरोगेशन नहीं मिल सकता कि वो सोचा कि भाई मेरे से तो अगर मेरी 12 घंटे इंटेरोगेशन हो रही तो मेरा 12 घंटे मेरे साथ रहे, मेरे साथ बातें करे, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ आपसे इंटेरोगेशन से पहले या इंटेरोगेशन होने स्टार्टिंग होते ही यस आप उससे मिल सकते हैं, अपने लॉयर से मिलने का आपके पास राइट है, बट नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एक और लास्ट जो एक मेन गाइडलाइन है वो है कि अ पुलिस कंट्रोल रूम शुड बी प्रोवाइडेड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट हेडक्वार्टर्स। ये एक सेक्शन 41C के अंदर भी दिया हुआ है कि यस एक डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एक पुलिस कंट्रोल रूम होना ज़रूरी है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी स्टेट एक कंट्रोल रूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके गाइडलाइंस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने लेड करे थे किस केस के अंदर, DK बसु वर्सेस स्टेट के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 41D की, जिसके अंदर बेसिकली ये कहा गया कि राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन ऑफ हिज चॉइस। ये हमने पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये DK बसु वर्सेस स्टेट के अंदर ये गाइडलाइन में था कि भाई उसको अपने मतलब कि अपने पसंदीदा जो भी एडवोकेट है उससे उसको मिलने का उसके पास राइट है, और ये राइट CRPC के सेक्शन 41D के अंदर भी दिया गया है। तो इससे कोई उसको वंचित नहीं कर सकता, कोई उसको डिप्राइव नहीं कर सकता है कि भाई मैं पुलिस ऑफिसर मना कर दे कि नहीं आप एडवोकेट से नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं है। ये आपका अपना राइट है, ये इंडिविजुअल का, एक अरेस्टी का राइट है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 43 जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर ये कहा गया कि यदि पुलिस ऑफिसर ना अरेस्ट करे, इट्स नॉट नेसेसरी, बट एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी जाकर अरेस्ट कर सकता है। इफ एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, if any person who commits a non-bailable and a cognizable offense, मतलब यदि किसी व्यक्ति ने या तो एक नॉन बेलेबल और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल जिसके अंदर ये बेल नहीं हो सकती और कॉग्निजेबल जिसके अंदर अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, और वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रेजेंस में किया है, तो यस वो प्राइवेट इंडिविजुअल उसको अरेस्ट कर सकता है और उसको सीधा पुलिस स्टेशन लेके जा सकता है। तब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि तुम पुलिस नहीं हो, तुम मुझे अरेस्ट करके नहीं लेके जा सकते, ऐसा नहीं है। यस एक प्राइवेट इंडिविजुअल अरेस्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 43 ऑफ CRPC। अगला सेक्शन जो है सेक्शन 44 जो ये कहता है कि अरेस्ट कैन बी डन बाय द मजिस्ट्रेट ऑल्सो इफ एनी ऑफेंस विच इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट within his local jurisdiction, yes, he can arrest. The next is section 50, in which if person is arrested, that person should be informed of the grounds of arrest and right to bail. तो बेसिकली हम पहले भी कर चुके हैं उसी केस के अंदर जिसमें सारी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लेड डाउन करा है कि यस जब पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि आपको किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया है और आपके बेल के राइट्स क्या हैं, क्या आपको बेल मिल सकती है या आपका जो ऑफेंस है बेलेबल है या नहीं, इसके दिया। द नेक्स्ट पार्ट विच आई एम डिस्कसिंग दैट इज अरेस्ट ऑफ अ फीमेल पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि कई बार फीमेल्स को अरेस्ट करने एक मेल ऑफिसर आ जाता है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि येस इट इज़ नेसेसरी दैट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट अ फीमेल पर्सन अ वुमेन कांस्टेबल शुड बी प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड it should be after the sunrise and before the sunset. That means after sunset and before sunrise no women can be arrested, and to arrest a female person there should be a woman constable. मतलब कि सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले ही किसी वुमेन को अरेस्ट किया जा सकता है
सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद किसी विमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और अरेस्ट करने समय एक फीमेल कांस्टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। बट इसका एक एक्सेप्शन जो है वो आया था, एक केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये कहा गया था, इट इज हेल्ड दैट इफ अ प्रेजेंस ऑफ वुमेन कांस्टेबल कैन नॉट बी एश्योर्ड एंड अ डिले टू इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी अफोर्डेड, द अरेस्टिंग ऑफिसर कैन हिमसेल्फ इफेक्ट द अरेस्ट फॉर लॉफुल रीजन एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, इवन इन द एब्सेंस ऑफ वुमेन कांस्टेबल, एंड द रीजंस फॉर डूइंग मस्ट बी रिकॉर्डेड। मतलब कि कई बारी क्या होता है, विमेन कांस्टेबल की प्रेजेंस होना एश्योर्ड नहीं होता है और इन्वेस्टिगेशन में डिले नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए उस समय अरेस्टिंग ऑफिसर लॉफुली अरेस्ट कर सकता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ विमेन कांस्टेबल, और जो भी वो रीजंस दे रहा है वो रीजंस उसके पर्टिकुलरली रिकॉर्ड होने चाहिए हैं पुलिस डायरी के अंदर। और कुछ केसेस और हैं, जैसे कि आपका एक केस था इसमें भवेश जयंती लखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2009 का ये केस है, जिसके अंदर इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 41 क्लॉज जी हैज़ नो एप्लीकेशन इन केस ऑफ एक्स्ट्राडिशन, जिसके अंदर आपकी एक्स्ट्राडिशन होता है, मतलब दूसरे कंट्रीज़ का अरेस्टिंग का जो भी रहता है, उसके अंदर 41 क्लॉज 1 सबसेक्शन जी की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। एक केस था भावू जीवाजी वर्सेस मुलजी दयाल, in which it was held that if a police officer makes a wrong arrest under bona fide mistake, he is protected. Another case, that is Joginder versus State, in which it is held that no arrest can be made in routine manner without reasonable satisfaction reached after some investigation as to genuineness. मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना किसी रीजनेबल सेटिस्फेक्शन के अरेस्ट नहीं कर सकता कि भाई ये तो मेरा रूटीन मैनर है, चलो इसको अरेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर जेन्युइननेस होनी चाहिए। And the last case, that is Som Mittal versus Government of Karnataka, a case of 2008, in which it is held that it is not proper for the police, rather it would be a violation of law laid down in the Joginder versus State to go to arrest the accused as soon as FIR lodged. So yes, यही आपका अरेस्ट है, और अरेस्ट की यही सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट हैं। So I hope आपको ये क्लियर हो गया, एंड थैंक यू।